ये उनकी पुण्यतिथि पर जब हमने डूंगरपुर जिले में लाल झंडा शुरू किया 1971 में, महाराज जी कानून ये पढ़ के आए थे, यहाँ वकालत करते थे। वो 1970 में आ गए थे। इसके बाद 1 साल के बाद मैं यहाँ प्रथम वर्ष आर्ट्स में आया कॉलेज में, क्योंकि महाराज जी हमारे पड़ोसी थे ये, और गांबड़ी और टाडी डोबरी ये सब हमारे गांबड़ी में ही आते जाते थे, लेन देन सब गांबड़ी में ही होता था, तो परिचय तो था ही। तो उस वजह से हमारा संपर्क हुआ और संपर्क होने के बाद में हमने यहाँ एक कम्युनिस्ट आंदोलन को मजबूत बनाने का निर्णय लिया। उस वक्त बहुत अच्छा माहौल था, इतना बढ़िया माहौल था कि हर तबका, समाज का हर तबका, आदिवासी क्या, पटेल क्या, विद्यार्थी क्या, नौजवान क्या, मजदूर क्या, हर तबका लड़ने को तैयार था, संघर्ष में आगे आता था। बड़ी जबरदस्त भीड़ें उमड़ती थी जब आह्वान किया जाता था, और लगातार आंदोलन हमेशा चलते ही रहते थे। कभी ऐसा नहीं होता था कि आंदोलन नहीं चलाओ। जैसा कि साथी ने बताया, ऑल इंडिया पार्टी भी बहुत बड़े पैमाने पे जयपुर में, दिल्ली में रैलियां, आयोजन, घेराव किया ही करते थे। साल भर में एक आह्वान तो आ ही जाता था। तो यहाँ से सैकड़ों हजारों लोग रेलों में बैठ करके फ्री दिल्ली जाते थे, और दिल्ली से वापस आते थे। खाली 10 रुपये एक बिल्ले का लगता था, और लाल झंडा लेकर के रेलवे स्टेशन पे भीड़ें लगती थी। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई रास्ते में पूछे कि कहाँ जा रहे हो। जयपुर जाते, वापस आते, और एक अच्छा माहौल था। लेकिन एक बात मैं याद करता हूं, ये सारे संघर्ष के बावजूद हमें ये जो हमारा संघर्ष था, इससे राजनीतिक चेतना हम विकसित नहीं कर पाए। उसका नतीजा ये हुआ कि महाराज जी जब चुनाव लड़े, उनको बहुत कम वोट मिले, बहुत कम वोट मिले। ये कमजोरी उस वक्त एक ही थी कि हमने गांवों के अंदर आंदोलन में लोग तो बहुत आए, लेकिन उनको संगठन में नहीं बांधा, यूनिट नहीं बनाई, उनका प्रशिक्षण नहीं किया, उनको बांधा नहीं। उस भीड़ को बांध करके उसको स्ट्रीमलाइन करना, उसको विचार से परिपक्व करना, उनकी क्लास लगाना, उनको पार्टी में जोड़ना, यूनिट बनाना, ये काम नहीं हुआ। और इस वजह से ये पिछड़ापन आया। और आज यहाँ अगर पार्टी यूनिट नहीं है तो उसकी वजह भी यही है कि यहाँ यूनिट नहीं थी। यूनिट नहीं होने की वजह से सब बिखरे बिखरे लोग थे, साथ में थे तो समझते ये पार्टी में है। वार्ड मेंबर जीते थे, सरपंच जीते थे लोग, वही सरपंच बने यहाँ के, कई बार बने। हमारे गांव में 5-7 वार्ड मेंबर बनते थे, बहुत लोग बनते थे वार्ड मेंबर, लेकिन उनको पार्टी में हमने नहीं बांध सके। ये मैं महसूस करता हूँ, मेरी भी गलती है, उस वक्त नेतृत्व की भी गलती है। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ी बात क्या थी कि संघर्ष करने का जज्बा था। वो लड़ाई लड़नी है, चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े, कोई भी परेशानी उठनी पड़े, उतना जेल जाना पड़े, मुकदमे चले, पुलिस के डंडे खाने पड़े, कोई भी करना पड़े, उससे कोई डर नहीं था। और भीड़ जाते थे कलेक्ट्री में। ये जैसा दुराबा ने बताया, कलेक्ट्री में घुस गए, कलेक्टर के चैम्बर में चले गए, कुर्सियों पे बैठ गए। ये सब कम्युनिस्ट पार्टियों ने किया, किसी और पार्टी ने नहीं किया। ये ना कांग्रेस लड़ी, ना भाजपा लड़ी, ना कोई नहीं लड़ा। ये लड़ाई सिर्फ किसकी थी? कम्युनिस्टों की, और निस्वार्थ थी। वो तो लड़ते थे वोट मिले इसके लिए, कम्युनिस्ट लड़ते थे हम लड़ना है, लोगों को जागृत करना है इसके लिए। तो
बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी लोगों के बीच में लाल झंडे की। आपको याद होगा, जब भी अकाल पड़ता था, रिलीफ काम चालू करो ये कह करके डूंगरपुर में कई जुलूस निकलते थे। अकाल पड़ता था तब, और न्यूनतम मजदूरी दो, पहले 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया मिलता था, उसको बढ़ाओ, इसके लिए संघर्ष चले, और 2-4 रुपया से लगा करके आज अगर ये 300-400 मिलता है, वो सभी लाल झंडे की देन है। वृद्धावस्था पेंशन, कांग्रेस वाले, जनता पार्टी वाले, ये व्यापारी सब कहते थे अरे तमें कही नौकरी करिए तो तुम्हें पेंशन मिले, लेकिन ये पेंशन आज मिल रही है। ये आवाज कोई नहीं उठाया, लाल झंडे ने उठाई। ये लाल झंडे ने, ये अनुसूची 5 लागू हुई, किसने करवाया? ये लाल झंडे ने। ये आरक्षण है 40% जो रिजर्वेशन मिला है ट्राइब आदिवासियों को, वो किसने करवाया? लाल झंडे ने। सबसे पहले ये 40% एसटीसी में रिजर्वेशन करवाने का काम एसएफआई ने किया डूंगरपुर में। आज हम जब स्थिति को देखते हैं, आज क्या स्थिति है, तो देखो साथियों, मैं महसूस करता हूं पहले आदिवासियों में इतने मर्डर नहीं होते थे। मैं हर जिले के हर पंचायत में गया हूं, रात रहा हूं, कोई ऐसा घर खाली नहीं है साथी का जहां हम नहीं गए हों। पहले इतने मर्डर नहीं होते थे जितने आज आदिवासियों में मर्डर हो रहे हैं। हर गांव के अंदर 3-4 मर्डर हर साल होते हैं। इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। और फिर ये आदिवासियों के अंदर जो विभाजन है, अलग अलग बंटवारा है, वो बहुत तेज हो गया, वो बहुत तीव्र हुआ है। पहले 2 ही विचारधाराओं के लोग थे, पूछे पुलिस पकड़ के ले जाए, चल बिल क्या करता है, अंदर बैठ चला। यहां तो आप बहुमत है आदिवासियों का, तो आप कह सकते हो, अपनी पहचान रख सकते हो। तो ये पहचान का संकट, बहुत बड़ा संकट खड़ा हो रहा है, और इसके लिए हमको लड़ना किस पे है? हमारे जमीन की रक्षा के लिए, और हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए, हमारी पहचान की रक्षा के लिए। हमको जो ये बांटा जा रहा है, खास तौर से धर्म के आधार पे, मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ। आदिवासी को आप हिंदू बनाओ, ईसाई बनाओ, मुसलमान बनाओ, ये बिल्कुल नहीं चल सकता। देखो साथियों, आज बहुत तेजी से नारा चल रहा है। क्या नारा चल रहा है? हिंदू राष्ट्र बनाओ। बन रहा है, चल रहा है नहीं, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करो। अभी 2 दिन पहले की घटना है, खाली ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आज अगर हमको रिजर्वेशन मिला है, ये अनुसूची 5 है हमारे यहाँ, हमको नौकरियाँ मिली हैं, कुछ हमारी स्थिति में सुधार हुआ है, उसका कारण क्या है? वो किस कारण हुआ है? हमारे देश के संविधान के कारण। अधिकार हमको हमारे देश के संविधान ने दिया है। और आज़ादी से पहले तो आदिवासी को मनुष्य ही नहीं माना जाता था। आदिवासी 4 वर्णों में नहीं था क्या 4 वर्णों में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र, इन 4 वर्णों में आदिवासी नहीं था। आदिवासी जंगल में रहता था, उसका अपना राज था, उसका अपना जीवन था। एक अच्छा गौरवशाली इतिहास है आदिवासियों का, ऐसी बात नहीं है। वो एक कौम है सिर्फ आदिवासी कौम दुनिया के अंदर जो सब काम जानती है, सब काम जानती है, क्योंकि उसको इस काम की जरूरत थी। वो जंगल के अंदर रहता था, वो दवाई अपनी खुद करता था, मकान अपना खुद बनाता था, लोहार का काम खुद करता था, सड़क बनाने का काम खुद करता था। मतलब जितने भी काम समाज में जरूरत होती है वो सारे काम आदिवासी खुद करता था। सुतार भी था, लोहार भी था, बढ़ई भी था, वो दूसरा काम भी कर, दवाई भी करता था, सब काम वो खुद ही करता था। तो ये सारी कलाएं वो जानता था। अब ये कलाएं धीरे धीरे जानना खत्म हो गया, अब वो चीज़ रही नहीं। अब पैसा तो आया आदिवासी, कुछ लोगों के पास तो आया, लेकिन मैंने कहा जो फर्क आया वो क्या आया है? फर्क आया है वो ये आया है कि हम जो पहले संपत्ति का निर्माण करते थे वो अब नहीं हो रहा है।
और ये संपत्ति का निर्माण रुक जाने की वजह से जब हमारे पे बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, जब ये अर्थव्यवस्था तेजी के साथ उदारीकरण की ओर बढ़ रही है और जब संकट आ जाएगा बहुत बड़ा, तब हम मारे जाएंगे, तो हम अपनी रक्षा नहीं कर सकेंगे। पहले तो कोई बीमार हो जाता था, अभी तो खैर अस्पताल में सुविधाएं वगैरह बढ़ गई हैं, लेकिन पहले बीमार हो जाता था तो फट आदमी रकम ले करके जाता था बनिए के पास, कलाल के पास, रकम रख के उसका इलाज हो जाता था। आज क्या कोई आदमी इस स्थिति में है कि अगर 5 लाख की इलाज की ज़रूरत पड़ जाए तो वो रकम रख करके, उसके पास इतनी रकम है नहीं है। तो आज हिंदू, अभी मैं आप बात को भूल गया, अभी 2 दिन पहले की घटना है। हिंदू राष्ट्र के नाम पे ये लड़ने वाले ये लोग, एक बाबा है स्थापना के लिए, और जब वो निकाला शुरुआत की उसने, तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के पुतला जलाया, डॉक्टर अंबेडकर का पुतला जलाया। अब अंबेडकर के पुतला जलाने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देश का संविधान जलाया उन्होंने, देश का संविधान जलाया। उनको यह पता है कि जब तक देश का संविधान है तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, और अगर संविधान चला गया तो हमारे पास क्या रहेगा? आज हमारे पास जो अधिकार है वो किसके कारण है? संविधान के कारण। अगर संविधान खत्म हो गया तो हमारे पास क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। वापस वही दिन पहले वाले आएंगे, वही दिन पहले वाले आएंगे जब सामंती राज था। चमार जूता बनाता था, जूता बना के वो ले जाता था, लेकिन जब जूता लेके जाता था तो बाहर उसको रखना पड़ता था, और चमार आया ये करके पानी के छींटे दिए जाते थे। जूता चमार का ही पहनना। कपड़ा बुनकर बनाता था, लेकिन बुनकर को थूकने नहीं दिया जाता था जमीन पे, पीछे झाड़ू रहता था, वो चलता था तो झाड़ू से वो उसके निशान खत्म हो जाए पैरों के। वो कमीज, कपड़ा, झाड़ू उसका ही पहनना, बुनकर का बनाया हुआ, लेकिन उस बुनकर को थूकने नहीं देना जमीन पे। ये सामंती राज का कानून था। आप जाओ, सारा काम आप करो, पानी आप भरो, बर्तन आप मांजो, सब आप करो, लेकिन रसोई घर में आप नहीं घुस सकते। रसोई घर में आप नहीं जा सकते, आप खाने को हाथ नहीं लगा सकते। आटा आप, भाई आदिवासी पहले ये मिर्ची वगैरह पिसाते थे कि लोग, ये गट्टी से दलना वाला का काम यही करते थे। तो आटा वो बनाए, अनाज वो पैदा करे, मिर्ची वो कूटे, खाना उससे बने, पानी वो लाए, और खाना बनने के बाद उसको छू नहीं सकता वो। मूर्तियां बनाई सलाद में, पैर रख के ऊपर यूं कुट 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 कुट, भगवान की मूर्ति बनी, राम की मूर्ति बनी, अंदर रखी। अंदर रखने के बाद वो सलाद अंदर नहीं जा सकता। इसने मूर्ति बनाई, वो उसको हाथ नहीं लगा सकता, उसके पैर रख करके जो बनाता था मूर्ति, वो उस पर हाथ नहीं लगा सकता। तो अभी ये अब तक तो भारतीय जनता पार्टी और ये हिंदूवादी लोग खाली बातें कर रहे थे, अब तक तो संविधान की रक्षा की बात कर रहे थे, लेकिन अब ये बाबा बागेश्वर ने जो ये किया है, और देखो उसने तो पुतला जलाया अंबेडकर का। जब इसका पुतला जलाने के लिए कुछ लोग गए, किसका, हम बाबा बागेश्वर धाम का, तो उनको पुलिस ने पीटा, करनी सेना वालों ने उनको रोका। और एक और घटना मैं आपको सुनाता हूं, आश्चर्यजनक घटना। हिमाचल में दलित लोगों ने, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने एक राजपूत के मकान को सरी हाथ लगा दिया। क्या किया? सिर्फ हाथ लगा दिया। तो उसके बदले में उसको बकरा दंड में देना पड़ा, बकरा दंड में देना पड़ा कि तेने मेरे मकान को हाथ कैसे लगा दिया, मैं राजपूत हूं, मेरे मकान को तेने कैसे हाथ लगा दिया। अभी अपना ये इलाका आज़ादी के कितने साल हो गए? 77 साल हो गए। आप पासपोर्ट चले जाओ, आप किसी राजपूत के घर खाट पे नहीं बैठ सकते।
बैठ सकते हो खाट पे? नहीं, आपको नीचे बैठना पड़ेगा। चाहे अरे ये एमएलए था राइया मीणा, वो नीचे बैठता था और रामा का ठाकुर खाट पे बैठता था। हम गए चुनाव प्रचार में रामा गांव में, तो हम तो भी अपने यहाँ तो इधर ऐसा था नहीं, ये इधर तो अपने तो कोई ठाकुर वकुर था नहीं, तो वो जानते थे। हम वहाँ गए तो मैं नंदा शंकर जोशी 2 जने थे जनता पार्टी के टाइम पे। हम तो जाके खाट बैठ गए, ठाकुर गर्म हो गया और राइया मीणा आया तो वो नीचे बैठा। हमने कहा हम तो नीचे नहीं बैठेंगे, हम तो खाट पे बैठेंगे। तो राजपूतों को छोड़ा आ गए, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाट पे बैठी? मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने कि तुम खाट पे उठ जाओ? हम तुम्हारे घर आए हैं, तुम्हारा पता है खाट पे बैठा, मेहमान है, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई तुम हमको को खाट से खड़े हो जाओ? तो भैया अब ये समय, अब ये वापस हिंदू राष्ट्र की ओर मुड़ गए, बढ़ गए आप समझ लो। आप अब बढ़ गए। एक यात्रा निकली भी डूंगरपुर में, आई डूंगरपुर में यात्रा। वो क्या कहते हैं, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसके लिए क्या करना है, हमको लोकसभा में 370 सीटें चाहिए। नारा दिया था उनके चुनाव में, अब की बार 400 पार, 370 सीटें भाजपा की और बाकी लोगों की 30 सीटें। वो नारा किसके लिए था? संविधान बदलने के लिए था, वो झूठ नहीं था। ये गलत कह रहे हैं कि विपक्ष झूठ बोल रहा था कि संविधान बदलना चाहता, सब संविधान बदलना चाहते थे। ये अच्छा हुआ लोग समय पे इसी पता लग गया और वो हिंदू राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सके। लेकिन अब ये खुल के अब आप देखो, इतने दलितों पे अत्याचार, अभी आदिवासियों पे तो खैर मैं नहीं कह सकता, इतने नहीं बढ़े, लेकिन दलितों पे तो इतने अत्याचार बढ़े हैं देश के अंदर कि उसकी गिनती नहीं है। मध्य प्रदेश में तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा है। मतलब एक आदिवासी लड़के को उसको पेशाब पिलाया एक राजपूत ने, उसकी कोई सुनवाई नहीं। तो साथियों, हमको अब एक चीज को तय करना है, हमको ये प्रण लेना है कि हम हिंदू राष्ट्र का विरोध करेंगे। अगर ये बन गया तो ये हमारी मौत का पैगाम होगा। वो आपको हिंदुओं के नाम पे बहकाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखो आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी है, बन पाओ कुछ भी सकता है, हिंदू बन सकता है, मुसलमान बन सकता है, ईसाई बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। आदिवासी का अपना अलग धर्म है, वो प्रकृति पूजक है। ये और जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, वो सनातन किस पे टिका हुआ है? 4 वर्णों पे। ये तो है सनातन, सबसे बड़ा ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर क्षूद्र। ऊपर के 3 वर्ण हैं, उनको सारे अधिकार हैं। वो कोई काम नहीं करता है, ब्राह्मण कोई काम करता है? कोई काम नहीं करता है। पुरोहित है, वो पढ़ाई सारी उसके जिम्मे, उसके अलावा कोई और पढ़ नहीं सकता। राजपूत राजा, राज करने का अधिकार उसके पास। वैश्य पैसा कमाता है और अक्षुद्र सारा काम करता है, खेती बाड़ी, दूध फल सब पैदा करने का काम कौन कर रहा है? ये वर्किंग क्लास है, मेहनत कश वर्ग है अक्षुद्र। उसको कोई अधिकार नहीं है। उसका काम क्या है? इन लोगों को लिए दूध दो, इनको रोटी दो, रोजी दो, गेहूं इनके लिए पैदा करो, फल पैदा करो, इनके हाथ पैर दबाओ, इनका काम करो, सब करो। तो हम वापस वो दिन लौटाने देख नहीं सकते। तो हमको लड़ना है, आदिवासियों की पहचान के लिए लड़ना है, आदिवासियों की समस्या है उसके लिए लड़ना है, और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ लड़ना है। हिंदू राष्ट्र की लड़ाई आदिवासियों की पहचान से जुड़ी हुई लड़ाई है। तो हिंदू राष्ट्र का विरोध आदिवासी की पहचान को बनाए रखने का विरोध है, इसकी पहचान की रक्षा करने का आंदोलन है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह करके, आज की तारीख में जो स्थिति खराब हो रही है, धीरे धीरे हमारे पास असेट निर्माण नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हमारे घर खाली हो रहे हैं। कहने को हो सकता है बहुत लोगों के पक्के मकान बन गए हों, लेकिन असेट कुछ भी नहीं रहा है। मतलब
जो बचत होती है वो बचत बिल्कुल नहीं रह गई है, रोजगार नहीं रह गया है। अभी नरेगा में काम चल रहा था, नरेगा का काम बंद हो गया। अब कहाँ जाएगा आदमी, क्या करेगा? सब चीज का निजीकरण हो रहा, सरकारी नौकरियां बंद हो रही, ठेका प्रथा शुरू होगी, संविदा पे लोगों को रखा जा रहा है। 6,000, 7,000, 8,000 पे लोग काम कर रहे हैं। अब एक 8,000 में क्या करेगा आदमी? इस महंगाई में 8,000 से क्या कर सकता है? गाड़ी बाइक का पेट्रोल मेंटेन नहीं कर सकता। तो मैं ज़्यादा नहीं कह करके ये कहूँगा कि हम संगठित होएं, गांव के अंदर गोष्ठी रखें, समझाएं लोगों को। और ये 3 मुद्दे जो हैं, आदिवासी की पहचान का सवाल, उसकी मांगों को लेकर के लड़ाई का सवाल, उसकी ज़मीन की रक्षा का सवाल, उसके अधिकारों का सवाल, उसकी नौकरियों का सवाल, संविधान की रक्षा का सवाल और हिंदू राष्ट्र के विरोध का सवाल, इन सब को लेकर के हमको संगठित होना है, इस पर लड़ना है। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी मनाथ जी को। इसी विचार से हम आगे बढ़े हैं। और हम कोई आपको ये कहेंगे कि ये लोग धर्म के खिलाफ है, नहीं, धर्म से हम कोई खिलाफ नहीं है। हम भी मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, लोग वो करते हैं, सब करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। वो आदमी धर्म का मानना है। हम ये कहेंगे ये लोग आ गए तो ये हिंदुओं की संख्या कम कर देंगे। भाई हिंदू देश में मुसलमानों ने कितने साल राज किया? 300 साल। अंग्रेजों ने कितने साल राज किया? 200 साल। क्या सारा हिंदुस्तान मुसलमान बन गया? क्या सारा हिंदुस्तान ईसाई बन गया? आज भी हमारे देश में 85% हिंदू हैं, 15% हैं बाकी लोग। तो क्या ये हिंदू खत्म हो जाएंगे? ये खाली एक नारा दे करके, भ्रम में डाल करने का एक तरीका है ये। इस बहकावे में हमको नहीं आना है, पढ़ना है। मैं यही कह करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। मनाथ जी की ये पुण्यतिथि के अवसर पर मिले हैं और हम इस सभा की अध्यक्षता कर रहे वयोवृद्ध धुलेश्वर जी और हमारे बीच में अमृतलाल जी, मार साहब हरिराम जी और रामलाल जी। इस संबंध में जो है मैंने बात की कि हमें ये 23वीं पुण्यतिथि आ रही है, इस संबंध में अपन जो है क्या कार्यक्रम रखेंगे। वकील साहब प्रवीण जी और साथी अजय कटार ऑफिस में बुलाए और बात की दी कापड़े जी है टाड़ी ओबरी एक कार्यक्रम रखो जी। आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है कि मनाथ जी संघर्ष ही ये संघर्ष याद करवो जरूरी है और आना रास्ता ऊपर मोरी बढ़वो जरूरी है। तो बहुत गंभीरता हो साथी प्रवीण जी और साथी अजय ने लिया और रामलाल जी ने मदद की। इन 3 जनों ने यहाँ और साथियों ने मदद करके आप इतने पधारे हो। मैं सबसे पहली बात तो आपका जो है जिला कमेटी की ओर से आपका अभिवादन करता हूँ। आपनु स्वागत करूँ आज आना प्रोग्राम में आप उपस्थित हो। कॉमरेड मनाथ जी नु जन्म 1940 जी रिकॉर्ड में है और आज ने तारीख में 2002 में આપણે વિશ્વમાં નહીં રહી જા। एक 62 साल ने जीवन હતું मनाथ जी नु और आना 62 साल ने जीवन में आप और अमृत जी बहुत नज़दीक रहेला है, बहुत एक ताज़ा अनुभव है। मैं चरसरी निगाहों एक जुजू के कॉमरेड मनाथ जी उदयपुर में जी है भणता हेवा समय में जी है एक भणावाला सुराने संगठन SFI में जी है काम करवो शुरू कर दी और शुरू करवा बाद वकालत भी करवी है पण विशेष काम आदिवासी किसान मजदूर ना जी संघर्ष है। इस संघर्ष आना डूंगरपुर जिला में जी है लड़ंगा और उदयपुर में भी लड़ंगा और पूरा राजस्थान ने किसान मजदूर आदिवासी अल्पसंख्यक ऊपर जी है लड़ंगा और सरकार हमा बोलंगा और एक एवो राज ने स्थापना करेंगा कि एक शोषण विहीन राज नो स्थापना करेंगा। ई मकसद ले डूंगरपुर जिला में
ભારતની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી માર્ક્સવાદીના સંસ્થાપક સદસ્ય કોમ્રેડ મનાથજી, કોમ્રેડ અમૃતલાલજી, કોમ્રેડ દેવીલાલજી કટારા, ગોવિંદજી આમલિયા, આણંદની નેતૃત્વમાં CPIM જે है भारतની कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एक स्थापना थाजी जिला में, और बहुत बड़े पैमाने पर इसी संघर्ष की दाणा इलाका में ये गिरवे खेत छोड़ाव गयो, हागड़ी पाणो तो ये हागड़ी पाणो छोड़ावजो, और ये जेवर जी है गिरवे तो ये जेवर छोड़ावजो। आदिवासी हालत बहुत खराब थी। एक हेवा टाइम में जी है मनाथ जी जी योगदान है आना डूंगरपुर जिला में एक ऐतिहासिक योगदान है। अकाल ने टाइम में राहत में लोग जी है राहत ने काम खोलो करें मांग करवी, बड़े पैमाने पर जिला कलेक्टिव पर जी है जुलूस प्रदर्शन और व्यास महापड़ाव नाके ने जी है हो रहो और काम नो ऑर्डर करावे पासो आवनो ये जी काम तो साथियों ये काम जी है मनाथ जी अणी जी है आनंद नेतृत्व में थाई लगे। और कई दफे जी है डूंगरपुर में कई भी घटना थाती आणि कणी भी घटना पहला जी है मनाथ जी पुलिस पहले गिरफ्तार कर ली थी और हर थाना में जी है लाइन फरती जब तक वे जी है ठंडक नहीं पड़ी जाए, भी मामलो टाड़ो नहीं पड़ी जाए ते लगन मनाथ जी ने छोड़ता नहीं पुलिस वाला के सिमलवाड़ा लઈને जाता रहता, हगवाड़े लઈને जाता, आसपुर लઈને जाता रहता, पण आने थाना थाना फेरवता और जी है भी मामलो टाड़ो पड़ी जाए ते जी है मनाथ जी ने छोड़ता के मनाथ पहलो हाई लियो कि कॉमरेड नारायणलाल मनाथ पहलो हो कि अगर ये छूटो रह जाएगा तो जनता एक रो करे ना अधिकार बदले लड़ेगा तो ये आदमी पहलो हाई लियो और आना थाना थाना लाइन फरवो और भी मामलो टाड़ो पड़ जाए 3 दाड़े छोड़वानो। ये कई दफे डूंगरपुर जिला में कई घटना में जी है मनाथ जी गिरफ्तार था इलाके में। मारी हमजीन में हूँ जी है गेट जाम्बुड़ी तलिया थकी हूँ वना इलाका में जी है गिरवे खेत छोड़ावना में जी महत्वपूर्ण भूमिका जंगल ने सवाल ने ऊपर एक महत्वपूर्ण सवाल ऊपर और अकाल ने टाइम में जी है डुगरा डिवीजन ने जनता भूखे मरती एवा टाइम में अमृत जी और कॉमरेड मनाथ जी बड़े पैमाने में थे जी है ढोल बजाने मीटिंग थाती, ढोल ने हमसे जी है लोग जी है 11 माह निकलता और रात ने 12-2 बजे तक मीटिंग चलती हमारा इलाका में। आज लोग मनाथ जी ने याद नहीं करे, आज वाली पीढ़ी मनाथ जी ने याद नहीं करेगा, लेकिन हेवा टाइम में एक कठिन जीवन હતો और कठिन जीवन में जी है लाल झंडो जी है डोल ने हमसे डुगरा डिवीजन में मीटिंग करावतो और राहत काम खोलावता लोग जी है जीवाड़वान काम मुख्य करेलो कहवाय। इजी संघर्ष है मनाथ जी ये हर घर हर आदिवासी समुदाय हर किसान हर मजदूर हम जाना जरूरत है। अगर ये संघर्ष नहीं रहेगा तो आने वाला दाड़ा में एक चुनौती पासी बढ़ी। मनाथ जी सिर्फ डूंगरपुर जिला में एक में नहीं उदयपुर जाडोल कोटड़ा में जी है लगातार पानरवानी राजा ने खिलाफ में कॉमरेड BL सिंघवी उदयपुर ना और मनाथ जी नेतृत्व में पानरवानो मोटो राजा तो उदयपुर नो मोटो राजा पानरवानो एने खिलाफ में एक लड़ाई था जी कि 500 मऊड़ा है ये 500 मऊड़ा आदिवासी नहीं ये मऊड़ा जी है ये राजा ना नहीं एक बड़ो संघर्ष चाल्यो और राजा की हार हुई और जो है आदिवासियों की जीत हुई और 500 मऊड़ा जी है मऊड़ा वेणवानो अधिकार आदिवासी लीधु साथियों। ये थी लड़ाई उस जमाने में। क्या एक पैर रेल में और एक पैर जेल में एम कहता है नारो लगाता कि वृद्धा पेंशन शुरू करो, किसानों कर्जा माफ करो। ये बड़ी लड़ाई थी साथियों। इन सब लड़ाई में जो है मनाथ जी का एक बहुत बड़ा योगदान था। मनाथ जी इसका मतलब डूंगरपुर जिला में कलेक्टर प्रशासन पूरी तरीके हों क्या तो कॉमरेड मनाथ आए हैं इनकी बात को सुनना बहुत जरूरी है। या कलेक्टर नहीं जाता या पुलिस से नहीं जाता या जी हाँ बोलता तो काम कर लेता बेव आती थी वह कुर्सी माते बेहिलो नहीं रहते। तो साथियों आज के दिन में
आपने टाडी उबरी गांव में, इनका पैतृक गांव है, इसमें जो है ये पुण्यतिथि मना रहे हैं, आप शामिल हुए। अब सवाल ये है कि आज की तारीख में ये लगातार सरकार हर चीज ऊपर जो है लगातार महंगाई बढ़ावे है, सरकारी नौकरी ने हालत खराब है, स्कूलों में मास्टर नहीं ही। ये बड़ी चुनौती सबसे ज्यादा आदिवासियों को प्रभावित कर रही है। और अभी जो है छत्तीसगढ़ के अंदर ये बीजेपी की सरकार है, वो ये कह रही है कि अडानी अंबानी को जमीन दे रहे हैं कोयला के लिए, तांबे के लिए, लोहे के लिए। आदिवासी भाई कहता है कि ये जमीन मैं नहीं दूंगा, तो सरकार वहां सीधी पुलिस से गोली चलवा के आदिवासी को मार के कहती है, जब आदिवासी मर जाता है, एक नक्सलिस्ट मारा गया। यह छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है। अभी रांची झारखंड में एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में जो है हम शामिल हुए थे और ये जो है बात हमारे सामने आई कि हमारे झारखंड में ये लगातार सरकार जो है आदिवासी को जो है जमीन से बेदखल कर रही है और जो है आरोप लगाकर आदिवासी को झारखंड में सरकार मार रही है। ये चुनौती अभी आएगी। अभी इस इलाके में हम देख रहे हैं, यहाँ आए दिन जो समस्याएं देख रहे हैं प्रशासन। आज राजस्थान की सरकार बीजेपी की है, केंद्र की सरकार जो है बीजेपी की है। ये डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल है। आज स्कूल में लेक्चरर नहीं है, एक भी स्कूल में लेक्चरर नहीं है, साइंस के लेक्चरर नहीं है। ये आदिवासियों का क्या भविष्य होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा? ये जो एक संकट जो है आदिवासियों के सामने बड़ा है कि आदिवासी समुदाय एक बेहतर शिक्षा ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, ये एक बड़ा सोचनीय विषय है। आज की तारीख में आजादी के 78 वर्ष बाद कौन बोलेगा, कौन लड़ेगा? जो राजनीतिक लोग हैं वो वोटों के लिए काम कर रहे हैं। किसी को एमएलए बनना है, किसी को जो है सांसद बनना है, किसी को मंत्री बनना है। उस आदिवासी समुदाय की आज की तारीख में जो गंभीर समस्या है उस पर कोई बोलना नहीं चाह रहा है। आज जिस तरीके से देख रहे हैं प्रशासन की क्या हालत है, आज डूंगरपुर का जिला प्रशासन तमाम डिपार्टमेंट के अंदर भयंकर भ्रष्टाचार है, कोई भी काम ईमानदारी से हो नहीं पा रहा है। अभी सरपंच उतरे थे कि हमारे जो है बिल बकाया चल रहे हैं, अभी तक पेमेंट नहीं आया, हम चुकाएंगे कैसे? हम पर जो है ठेकेदार जो दुकानें, राशन वाली दुकानें हमसे पैसा मांग रही है। आज सरपंच चिल्ला रहे हैं, राजस्थान की सरकार जो है पैसा नहीं दे रही है ग्राम पंचायतों। अभी मनरेगा का काम शुरू नहीं करा रही है, मनरेगा में और कटौती कर रही है। अभी स्मार्ट मीटर बिल आ रहे हैं, जब स्मार्ट मीटर लगेंगे आपके घर पे एक भी व्यक्ति जो है लाइट चला नहीं पाएगा। एक भी गरीब आदिवासी तो जो है गया, लाइट से वंचित हो जाएगा। उसके बिल आएंगे 5,000 10,000, कैसे आप चुका पाएंगे? ये पढ़े लिखे नौजवान यहाँ कोई बीएड करके बैठे हैं, वो आज जो है निजीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, वो कैसे नौकरी लग पाएंगे? ये जो हालात इस वक्त हमारे देश के जो बदले जा रहे हैं वो बदले जा रहे हैं। हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है और ये सारे मुद्दे को जो है जनता को भुलाने की कोशिश ये बीजेपी सरकार कर रही है। हमें हर नौजवान को याद दिलाना पड़ेगा, वो पढ़ा लिखा है तो ये बेरोजगार भत्ता मांग सरकार से, ये तेरा अधिकार है। आप प्रशिक्षित हैं तो नौकरी मांगिए, इस सरकार से जो है बोलिए। किसानों की 8 घंटा लाइट नहीं आ रही है खेती के लिए, बोल किसान उतर मैदान में कि मुझे 8 घंटा नियमित बिजली चाहिए, तो और बिजली की दरें नहीं बढ़नी चाहिए। ये बिजली के उपभोक्ता हैं, लाइट जी बाड़े ही अने तमाम लोग कहो कि हमारा आदिवासी इलाका में स्मार्ट मीटर कना भी मकान में लागू नहीं जुए और लगेगा हम जो उतरेंगे, और अभी इसको रोकने के लिए भी उतरना पड़ेगा। आज प्रशासनिक सेवाओं में आदिवासियों के पृथक आरक्षण की बात है। आजादी के 78 वर्ष पूरे हो गए,
एक भी एसडीएम सीधा नहीं बन पाया, एक भी तहसीलदार नहीं बन पाया, एक भी थानेदार नहीं बन पाया। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? ये बोलना पड़ेगा हमें ईमानदारी से, और लड़ना पड़ेगा हमको ईमानदारी से। जैसे मनाज जी और ये अमृत जी हैं, उस दौर में जैसे लड़ते थे कि मुकदमा हो जाए कोई बात नहीं, गोली चले कोई बात नहीं, एक संवैधानिक अधिकारों को लेकर आर पार लड़ते हुए हमारी मांग के लिए लड़ेंगे। ये विश्वास देकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर संघर्ष और लड़ाई की मैदान की ओर आगे नहीं बढ़े तो ये बेहतर समाज नहीं बन सकता है। ये अभी देखा जा रहा है साथ। इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए अभी केंद्र और देश की हालात, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो आदिवासियों पर जो है लगातार ये कोशिश कर रही है, एक बड़े पैमाने पर ये भ्रष्ट राज का जाल फैला हुआ है डूंगरपुर में। आदिवासी को कुछ नहीं मिल रहा है। बीजेपी के राज में एक भ्रष्ट राज का जाल है और भ्रष्टाचार के जरिए सारा पैसा वापस जो है वो लूट के लेके जा रहे हैं। ये जो हालात आदिवासियों में पैदा हुए हैं वो जो है बहुत परेशानी है। लेकिन हमारे पास में एक ही रास्ता है, वो रास्ता है एक अच्छा समाज बनाना है, एक शोषण विहीन समाज बनाना है। तो वो रास्ता है समाजवादी राज सत्ता की। और आगे बढ़ो और कॉमरेड नारायण लाल जी मनाज साहब के रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि ये लाल झंडा खत्म हो गया, लेकिन लाल झंडा आने वाले दिनों में बहुत तेजी से मजबूत होने वाला है। लोगों पर संकटें बढ़ने वाली हैं, लोगों का जीवन जो है संकट में फंसने वाला है, और उस संकट से उभारने के लिए वो विकल्प लाल झंडा ही है। दूसरा और झंडा कोई हो ही नहीं सकता। वो कितनी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, लाल झंडा लोगों के लिए, उस किसान, मजदूर, आदिवासी, अल्पसंख्यक के लिए वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वो संघर्ष हमें आने वाले दिनों में आर पार करने होंगे, तभी जाके एक बेहतर समाज बनेगा साथियों। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज जो है यहाँ जो है ये पुण्यतिथि मना रहे हैं, और यहाँ आने वाले दिनों में किसानों के मुद्दे उठाओ, आदिवासियों के मुद्दे उठाओ, और बड़े पैमाने पर यहाँ ढोल धमाके के साथ में मीटिंग करो और संघर्ष का ऐलान करो। हम आपके साथ में, अगर टाडी ओबरी और इस इलाके के किसी भी हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे आदिवासी भाई की कोई भी समस्या है, उसके साथ में मजबूती के साथ में लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आप एक व्यापक तैयारी करिए। दूसरी बात कहना चाहूंगा साथियों कि ये 26 नवंबर जिला कलेक्ट्री पर एक रैली और प्रदर्शन है। बुधवार अपने जो है बादल महल जो है 10 बजे लोग इकट्ठे होंगे, वहां से एक रैली निकलेगी, और उस रैली में आप यहां से अधिक नौजवान, महिलाएं, माँ बहन, उम्रदराज साथी, आप बड़े पैमाने पर जी है बादल महल आओ आप, और उस रैली में जो है आप आओ और यहाँ के मुद्दे हैं वो उठाओ साथियों। अगर नहीं लड़ेंगे तो ये नरेगा का काम बीजेपी सरकार देने वाली नहीं है। लड़ाई के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। इसने पंचायती राज चुनाव लेट करवा चाहे, ये चुनाव कराना नहीं चाहती और काम हलवा नहीं चाहती। ये है साथी। तो इसलिए आज के मौके पर मिले हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप इतने सारे साथी उपस्थित हुए, और आने वाले दिनों में जो है मेहनत करके इस संदेश को इस पूरे इलाके में देना। वकीलों ने जो है बात हुई मेरी कि कल मनाज जी की पुण्यतिथि है, क्या वकील हंसे हैं कि मनाज जी वो शेर, वो बिरले व्यक्ति थे, उनके जैसा कोई लोग नहीं दिखा। 0-0 होगा, कोई लोग नहीं दिखा आज तक। मनाज जी की जो यहाँ जो भाषण करने की, मुझे याद है 1996 में मेरी मुलाकात हुई। हम पुराना उनका मकान था बस स्टैंड, उस मकान पर गए कि कॉमरेड लाल सलाम, हमने कहा लाल सलाम कॉमरेड, इतने सारे जानकार थे नहीं, अपना पुतला बनाना है और यहाँ से नाना भाई से पार्क से निकलना है।
अब हम 3 जने, देखो साथियों, हम 3 जने, इनकलाब जिंदाबाद, अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। हम नाना भाई पार्क से निकले और कलेक्ट्री जाते जाते 1000 लोग इकट्ठे हो गए। यह था कॉमरेड का जो है एक लोगों के बीच में एक हस्तक्षेप, उनके समर्थक, और एक बड़ी जो है जनसभा हुई और लोगों ने पुलिस जो भी कहा, लेकिन मुझे जो आज तक जो है कई गांवों में चले जाते हैं तो लोग जो है मनाज जी के नाम से आज भी खड़े रहने के लिए तैयार हैं। आज भी जो है मनाज जी का जब नाम पड़ता है ना तो लोग एक कदम जो है रुक जाता है, कोई भी आदमी अगर उनके बातों को सुनने वाला है वो भी रुक जाता है कि मनाज जी, कॉमरेड मनाज जी, हाँ मनाज जी। तो ये जो है साथी एक ईमानदारी और एक जो है आर पार के संघर्ष और बहुत बड़ा एक बलिदान था, एक त्याग था। उस त्याग को याद करते हुए उनके रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। आज हमारे बीच में बहुत नौजवान साथी आए हैं। यहाँ आदिवासी अधिकार मंच और किसान सभा 2 संगठन ऐसे मजबूत करो आप, नहीं तो आने वाले दिनों में ये कृष्ण मीणा। और आज हम यहाँ पर कॉमरेड नारायणलाल जी मनात के पुण्यतिथि मनाने के लिए उनका पैतृक गांव टाडी ओबरी में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे हमारे आदिवासी जनाधिकार रेखा मंच के साथी गौतम जी डामोर, आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसको जो उनके जो विचार है वो तो उन्होंने इस कार्यक्रम के मार्फत बता दिया, लेकिन उनके विचार जो आने वाला समय है उनमें किस तरीके से बदलाव करेंगे, आने वाले समय में युवाओं, किसान, मजदूर के लिए क्या चुनौतियां हैं, उसके लिए बात करेंगे। आज टाडी ओबरी गांव में कॉमरेड नारायणलाल जी मनाज जी हमारे बीच में नहीं रहे और ये 23वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। इस अवसर पर इनके भाई दुलेश्वर जी और कॉमरेड मनाज जी के साथ में सीपीआईएम की स्थापना करने वाले कॉमरेड अमृत जी और यहाँ रामलाल जी, हरिराम जी माट साहब और टाडी ओबरी के नौजवान साथी यहाँ उपस्थित हैं कि आने वाले दिनों में हम खास करके यहाँ किसानों की जो हालत है, 8 घंटे बिजली नियमित मिले और नरेगा का काम अतिशीघ्र शुरू किया जाए। इस इलाके के योजना बंद हो और हमारे यहाँ आदिवासी नौजवानों के लिए एक स्पेशली भर्ती हो। जाते हुए आज इस आदिवासी इलाके में लेक्चरर और टीचर्स के वैकेंट पोस्ट हैं। आदिवासी का बच्चा केवल साक्षर हो पा रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए हम आने वाले दिनों में इन मुद्दों को उठा करके एक बेहतर समाज बनाने के लिए एक बड़ा संघर्ष का ऐलान करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। मनाज जी के सपने थे कि एक शोषण विहीन समाज की स्थापना करना और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार 5th शेड्यूल, पैसा एक्ट कानून जैसे प्रावधानों को ईमानदारी से लागू कराकर इस आदिवासी समुदाय की बेहतरी लाना, ये हमारे मुख्य एजेंडे में हैं। और इस और हम जो है आने वाले दिनों में आगे बढ़कर इन मुद्दों का समाधान करके ही एक आदिवासी समुदाय का एक बेहतर निर्माण हो सकता है। और किसान मजदूर की आए दिन की जो समस्याएं हैं उन पर लगातार संघर्ष करके उन मुद्दों का समाधान करके हम जो है एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं और एक शोषण विहीन समाज की ओर आगे बढ़ सकते हैं। यही बात कहते हुए मेरी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद साथियों।